नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, इकोनॉमिक्स में हम लोग नेशनल इनकम देख रहे थे और नेशनल इनकम में मैंने कुल मिलाकर के 3 क्लासेस लिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, बहुत बेसिक से चीज़ों को मैंने स्टार्ट किया। बेसिक के साथ साथ मैंने आपको फुल कंसेप्ट, चाहे वो अप टू यूपीएससी के सीडीएस जैसे एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हो, एनडीए जैसे एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, असिस्टेंट कमांडेंट जैसे एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, इवन आप यूपीएससी प्री के एग्जामिनेशन में भी बैठेंगे तो नेशनल इनकम का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहा होगा। थोड़ा सा यूपीएससी का और स्टैंडर्ड यानी आईएएस लेवल पे जो चीज़ें पढ़ी जाती है उससे थोड़ा मैंने नीचे रखा है, क्योंकि बैच 14th जेपीएससी या फिर बीपीएससी की बात कर ली जाए 72nd या 73rd हो। बाकी और स्टेट लेवल पे जेएसएससी आरआरबी का तो उतना लेवल है भी नहीं जितना मैंने लेवल पे आपको पढ़ा दिया है। आज हम लोग पार्ट 4 देख रहे होंगे जिसमें आपका एमसीक्यू सेशन होगा और साथ के साथ इस एमसीक्यू में आपका जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के नेशनल इनकम से और लेटेस्ट अभी अगर बात किया जाए कि बीपीएससी का जो पेपर हुआ है यानी कि टीचर वाली यानी टीआरई वाली, उसमें स्पेशल जो इकोनॉमिक्स का जो पेपर होता है वहां पे जो नेशनल इनकम के अच्छे अच्छे सवाल है उसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया। मतलब अब ये 4 पार्ट अगर आपने देख लिया तो नेशनल इनकम का आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस स्टेट पीसीएस में बिहार हो, चाहे झारखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या स्टेट एसएससी में बिहार एसएससी झारखंड एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे में तैयारी कर रहे हो, या एनटीपीसी आरपीएफ एसएससी सीजीएल, तो नेशनल इनकम अगर इकोनॉमिक्स में है क्या मतलब अगर इकोनॉमिक्स आपके सब्जेक्ट में है, सिलेबस में है, तो नेशनल इनकम से रहेगा ही रहेगा सवाल। फॉर्मूला बेस्ड, अब जैसे स्टेट वगैरह में क्या है कि फॉर्मूला बेस्ड, जो मैंने आपको फॉर्मूला ये बताए थे आपको यहाँ पे, ठीक है ना, यहां से ये जो 3 फॉर्मूला जो मैंने बताया था ये तीनों फॉर्मूला से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके मैंने 6-7 क्वेश्चन भी करवाए और आज भी हम लोग क्वेश्चन ही सेशन करने वाले हैं। तो बिना देर के हुए नोट्स आपका एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया गया है पूरे नेशनल इनकम की। ठीक है, जो चीज़ बची हुई थी सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी है। तो चलिए पहले सवाल पे अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन अच्छा लगे क्योंकि ये आपके यूट्यूब पे भी जाएगा, क्वेश्चन आपका जो सीरीज है ये आपका यूट्यूब पे भी रहेगा, एप्लीकेशन पे भी जाएगा। पहला सवाल क्या बोला गया है, देखिएगा ध्यानपूर्वक चीजों को समझिएगा, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे सारे। वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या है भाई, यानी रियल नेशनल इनकम। तो आप याद करिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक शब्द मिल रहा है राष्ट्रीय, उससे भी पहले आपको एक शब्द मिल रहा है आय के बारे में यानी इनकम। यानी फर्स्ट जो आपको समझना है इनकम के बारे में। इनकम क्या होता है सर, कि आपने जो फिजिकली यानी कि शारीरिक तौर से और जो मानसिक तौर से जो भी श्रम किया है उसके बदले आपने कुछ प्रोडक्शन या फिर सर्विसेज तैयार किए, उसकी जो मौद्रिक मूल्य होती है उसको ही हम लोग आय कहते हैं। सेकेंड टर्म हमें देख रहा सर, हमें देखना है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय आय कहने का मतलब क्या है कि एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष। अब एक वित्तीय वर्ष क्या होता है हमारे लिए, न्यू ईयर जैसे 1 जनवरी से स्टार्ट होती है उसी प्रकार सरकार की जो न्यू ईयर जो होती है यानी फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो उस एक वित्तीय वर्ष में जो देश है, देश के नागरिकों के द्वारा अर्जित की गई कुल आय को हम लोग राष्ट्रीय इनकम कहते हैं। और उससे पहले अगर आपका लग जाता है वास्तविक राष्ट्रीय आय, तो इंग्लिश में हमने आपको बताया था रियल नेशनल इनकम। तो जो रियल नेशनल इनकम होती है, तो मैंने एक आपको बताया था रियल नेशनल इनकम, ठीक है, जिसका कंपैरिजन किससे होता है, चालू वर्ष से, यानी चालू यानी कि करंट ईयर से या फिर बेस ईयर से। याद करिएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करिए अगर आपने क्लासेस अच्छे से किया होगा। तो देखिए यहां पे मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के जीडीपी, एक है आपका नॉमिनल, एक है आपका रियल। यही तो क्वेश्चन था ना आपका, वास्तविक राष्ट्रीय आय। जीडीपी इन द सेंस मतलब क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय ही हो गया। तो इसका जो इनकम है या इसकी जो कैलकुलेशन की जाती है क्या होता है, आधार वर्ष को मान करके हम लोग क्या निकालते हैं, रियल जीडीपी निकालते हैं। और जो नॉमिनल जीडीपी निकलता है वो कैसे निकलता है, चालू वर्ष के आधार पर हमें निकालनी होती है। चालू वर्ष यानी कि जो अभी ईयर चल रही है, और बेस ईयर क्या है, अभी 1 अप्रैल के बाद जो बेस ईयर है वो आपका 2022-23 हो जाएगा। लेकिन अभी कौन सा ये है, 1 अप्रैल आया नहीं तब तक अभी बेस ईयर हमारा 2011-12 ही है। यानी कि जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है वो कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, आधार यानी कि बेस ईयर यानी कि स्थिर वर्ष को, यानी उसकी जो कीमत है स्थिर वर्ष यानी 2011-12 की जो कीमत है उस आधार पे हम लोग रियल जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं। समझ में आया। अब आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं कहां पर यह ऑप्शन है भी या नहीं है भाई। देखिए
पहला ऑप्शन अगर आप पढ़ते हैं तो लिखा गया है जब राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर, ठीक है ना। अब यहां एक शब्द मिल गया आपको, चालू कीमत। तो भाई चालू कीमतों पे तो हम क्या निकालते हैं, रियल जीडीपी या मौद्रिक यानी कि नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। और आपसे पूछा गया वास्तविक, तो ये तो होगा नहीं भाई। चलिए पहला ऑप्शन होगा नहीं। अब आइए दूसरे ऑप्शन की बात की जाए तो जब राष्ट्रीय आय स्थिर कीमतों, यस यही तो हमने खोजा अभी, स्थिर यानी कि बेस ईयर यही है आपका। तो चलिए मिल गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, तो आपने क्लास नहीं देखा है इसीलिए। चलिए ग्रीन जीडीपी के बारे यहाँ पे सवाल है। तो ग्रीन जीडीपी आपको मैंने बताया था क्या है कि जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं या जो भी सर्विसेज तैयार करते हैं, तो उसके कारण हम क्या करते हैं भाई, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को भी क्षति पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई कारखाना लगाना है प्रोडक्शन करने के लिए, तो आप जंगलों की क्या करते हैं, कटाई करते हैं। अब उस कटाई के दौरान क्या होता है भाई, आपने इन्वायरमेंट को क्या किया, हरास किया, उसका क्षरण किया है, जिसके कारण पॉल्यूशन बढ़ रही है। तो आपकी जो जीडीपी है, उस जीडीपी में जो आपने नकारात्मक प्रभाव डाला है इन्वायरमेंट को, उसमें माइनस करके हम क्या करते हैं, ग्रीन जीडीपी का इन कैलकुलेशन करते हैं। आ जाइए एक बार नोट्स में, यहां पे ही मैंने बताया था आपको। ग्रीन जीडीपी यानी हरित जीडीपी क्या होता है, पर्यावरण पर पड़ने वाले जो नकारात्मक प्रभाव है उसको समायोजित करने के बाद जो जीडीपी निकलते हैं, यानी कि जो ग्रीन जीडीपी निकलता है उसमें हम जो जीडीपी हो आपकी, यानी कि जो देश की कुल आय जो होती है, उसमें पर्यावरण के नकारात्मक प्रभाव को माइनस कर देते तो हमारा ग्रीन जीडीपी निकल जाती है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। हरित यानी कि राष्ट्रीय रेखांकन जो मापता है वो क्या मापता है, तो राष्ट्र में पर्यावरण क्षति को, बिल्कुल नहीं भाई, राष्ट्रीय संसाधनों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को समायोजित करते हुए राष्ट्रीय उत्पादन को, यही तो बताता है। यही मैंने अभी आपको बताया अभी, ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या बोला गया है, एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। यानी क्वेश्चन क्या चीज पे पूछा जा रहा है कि मैं क्वेश्चन केवल नहीं बनाना चाहता, मैं सारी कंसेप्ट आपका रिवाइज करवा देना चाहता हूं। यानी ये क्वेश्चन है आपका पर कैपिटा इनकम से। क्या चीज है, क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है आपका पर कैपिटा इनकम से। तो पहले हमें ये बताइए, हमने पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या समझाया था। पर कैपिटा इनकम क्या क्या होती है, औसत आय होती है। क्या होती है, औसत आय, यानी कि एवरेज इनकम होती है। यानी देश की जो कुल आबादी है, यानी देश में जो कुल आबादियों की जो एवरेज इनकम है, ठीक है, उसी को आप क्या करते हैं, यानी एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष में जो देश की जो सभी नागरिक है उसकी जो एवरेज इनकम है, ध्यान रखना देश के सभी नागरिकों, यानी जो विदेश में जो कंपनियां काम करी उसके भी इनकम को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं पर कैपिटा इनकम में। और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, कि जो एनएनपी है यानी कि कुल राष्ट्रीय आय को हम क्या चीज से डिवाइड करते हैं, कुल जनसंख्या से। चलिए भाई ये हो गया आपका क्लियर कंसेप्ट फुल। तो तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया कि एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, कैसे की जाती है ये बताइएगा हमें। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन बोला गया है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कुल जनसंख्या से भाग देकर, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट को डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, यही तो है सही आंसर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बिल्कुल नहीं भाई। कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील अब याद करिए, मैंने आपको बताया था पॉवर्टी चैप्टर में, और सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर में, एक होता है वर्क फोर्स, होता है ना भाई, मैंने बताया था वर्क फोर्स मतलब कि जो कार्य कर रहा है, और एक है लेबर फोर्स मतलब जिसके अंदर क्या इच्छाएं हैं, जिसके अंदर क्षमता है, और जो रेट है उस रेट पे काम करने के लिए तैयार है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लेबर। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है। तो खैर इसका तो सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। यानी ये फॉर्मूला को बस यहाँ पे क्या किया गया, स्टेटमेंट में लिख दिया गया, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम का मैंने फॉर्मूला बताया, कुल राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या, उसको यहाँ पे स्टेटमेंट में इन्होंने लिख दिया। देखिएगा पढ़िए अच्छे से, यहाँ क्या लिखा है इंग्लिश में, इसलिए मैंने बोला इकोनॉमिक्स को थोड़ा इंग्लिश सेंटेंसेस से ही हम लोग ने आपको पढ़ाया भी है। नेट नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा सवाल है ये भी आपका। देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं है। भाई देखिए मैंने आपको बताया था जो नेशनल इनकम होती है उसके कैलकुलेशन के 3 मेथड मैंने आपको बताए थे। आ जाइए नोट्स पे, 3 मेथड मैंने आपको बताया था, एक है आपका इनकम मेथड, एक है एक्सपेंडिचर मेथड, एक है आपका प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड। अब इनकम मेथड मैंने 2 प्रकार के बताए थे, एक होता है आपका फैक्टर इनकम और एक होता है आपका ट्रांसफर इनकम, ठीक है, साधन आय, और एक होता है हस्तांतरण आय। यानी कि जो फैक्टर इनकम होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में ऐड करते हैं,
क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रोडक्टिव नेचर की होती है, लेकिन ट्रांसफर इनकम जो होती है वो प्रोडक्टिव नेचर की नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में ऐड नहीं करते। क्या क्या हो जाता है, जैसे कि लॉटरी से आपको इनकम हुई है, शेयर मार्केट से आपने इनकम किया है, कोई आपको गिफ्ट दे दिया है, जो पेंशन है विधवा या आपकी जो बुजुर्ग को मिल रहे हैं, लेकिन वही रिटायरमेंट पेंशन जो मिल रहा है आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो आपका फैक्टर इनकम में ऐड होता है, क्योंकि उसने कुछ समय तक सर्विसेज या प्रोडक्शन की है, उसके बाद एक निश्चित काल के बाद और एक निश्चित लोगों को ही दी जाती है, ठीक है। तो वो हो गया फैक्टर। कुछ प्रॉफिट अर्न किया कंपनी, तो वो फैक्टर इनकम का पार्ट होता है। तो चलिए, ये तो हो गया आपका पार्ट, मैंने बहुत अच्छे से चीजों को बताया भी था। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन को आपका 5वां नंबर में क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय आय जो है उसकी गणना में किसको शामिल नहीं करते हैं, ये पॉइंट याद रखना है, किसको शामिल नहीं करते भाई। तो किसको शामिल नहीं करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया जो ट्रांसफर इनकम है उसको शामिल नहीं करते हैं। तो क्या लिखा गया, प्रोविडेंट फंड को तो शामिल करते हैं, ये आपका फैक्टर इनकम हो गया। बेरोजगारी भत्ता, बिल्कुल ये हो गया आपका ट्रांसफर इनकम, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय में ऐड नहीं करते हैं। सरकारी कर्मचारियों के मुफ्त सेवाएं, तो देखिए जो सरकार, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया केवल सरकारी कर्मचारियों की ही वो सर्विसेज मिलेगी, इसीलिए मिलेगी क्योंकि उसने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है कार्य में, ठीक है, हर लोगों को नहीं, इसलिए ये भी आपका फैक्टर इनकम है जो राष्ट्रीय आय में ऐड होगा। रक्षा और सुरक्षा सेवाएं, तो भाई ये तो आपका फैक्टर इनकम ही होगा। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर आपको मिल गया, समझ में भी आ गया क्या हो गया आपका बेरोजगारी भत्ता। क्वेश्चन 4। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किस कार्य पर विचार नहीं किया जाता है, वही क्वेश्चन है, बस अब यहाँ पे देखना है कि क्या क्वेश्चन बोला गया, किसकी गणना। तो भाई जो ट्रांसफर इनकम है उसकी हम लोग क्या करते हैं, चर्चा नहीं करते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्य करना, अगर आप सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्य करें तो बिल्कुल वो आपके लिए फैक्टर इनकम होगा। अब देखिए मैंने बताया था जो भी हाउस वाइफ होती है, वो हाउस वाइफ भले ही घर के कार्य कर रहे हैं, घर की देखभाल कर रहे हैं, लेकिन वो आपके राष्ट्रीय आय में ऐड नहीं होती है। तो ये मैंने साफ साफ नोट्स में लिखवाया भी है, तो ये आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय में क्या शामिल किया जा सकता है, बताइएगा भाई, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल किया जा सकता है, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल किया जा सकता है बताइएगा। तो फैक्टर इनकम को हम लोग शामिल करते हैं। तो देखिए मैंने साफ साफ लिखा था पॉकेट मनी को हम लोग शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, तो इस तो शामिल नहीं होगा। एक नए घर का निर्माण है भाई, तो इसको हम लोग तो शामिल करेंगे। देखिए लॉटरी में जो है इसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे। भूकंप पीड़ितों की आर्थिक मदद, तो ये जो भूकंप से जो पीड़ित है उनको दिया जा रहा आर्थिक मदद, तो इसको भी हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, नहीं मदद करेंगे। लेकिन हाँ, जो नए घर का जो निर्माण है, यहाँ पूछा गया किसको शामिल किया जा सकता है, तो नए घर से क्या होगा, आपको रेंट अर्जित होगा। रेंट मैंने लिखाया था, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मैंने जो लिस्ट दिया था उसमें वो लिस्ट आपको याद रखना है, और मैंने समझा भी दिया था कि कैसे चीजें कैलकुलेशन होती है। तो नए घर का निर्माण करेंगे तो क्या होगा भाई, आप रेंट करे कमाएंगे, या उस घर को बेच देने के बाद जो इनकम हुआ, आपको पैसा मिला, वो आपके फैक्टर इनकम हुए, यानी कि वो राष्ट्रीय आय में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या बोला गया है, बहुत अच्छा सवाल, ये मैंने क्लास में नोट्स में भी लिखवाया है। कौन से दो देशों, मान लीजिए दो देश है, जैसे कि मान लीजिए एक अमेरिका है और एक भारत है, ठीक है। अब इन दोनों देशों में अगर हमें कंपैरिजन करना है आर्थिक स्थिति, यानी इसकी इकोनॉमिक स्थिति और इसकी इकोनॉमिक स्थिति हमें देखना है। हालांकि जीडीपी एक नंबर पे है, जीडीपी भी परचेजिंग पावर पैरिटी में यूएसए एक नंबर में, भारत का चौथा स्थान है जीडीपी में, और जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत का स्थान क्या है, तीसरा, जर्मनी को पीछे करके। तो अब इसमें अगर मुझे कंपैरिजन करना है तो हम मेन जो सबसे देखिए यहाँ पे बहुत सारे, देखिए जीएनपी भी देखा जाता है, एनएनपी भी देखा जाता है, पर्सनल इनकम, हर चीज देखा जाता है, लेकिन यहाँ एक शब्द को जोड़ा गया कि सर्वोत्तम उपकरण कौन है इसमें। तो मैंने बताया था कि सबसे बेस्ट तरीका होता है उस देश का पर कैपिटा इनकम देखना, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है ना। पर कैपिटा इनकम देखा जाता है कि उस देश में रहने वाले जो आबादी है एक वित्त वर्ष में उसकी एवरेज इनकम क्या है, यानी कि जो कुल राष्ट्रीय आय है उसको कुल जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम निकलती है, ठीक है। चलिए, तो ये सब हमने आपको बताया था, ये भी हो गया इसका आंसर, ऑप्शन डी 7th का। चलिए अगला सवाल क्या भाई, अच्छा ये बहुत सिंपल सवाल है। अब ये पूछा गया अभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन में, वर्तमान में भारत में जीडीपी के स्थिर कीमतों पर, देखिए स्थिर कीमतों पर यानी कि बेस ईयर की बात होगी, यानी कि आपकी रियल जीडीपी की बात होगी, ना कि नॉमिनल जीडीपी की बात होगी। आकलन के लिए वर्ष का आधार क्या बताया गया, तो मैंने बताया 2011-12, और अब 1 अप्रैल के बाद हो जाएगा 2022-23। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अभी यही ऑप्शन बी टिक करके आना है आपको, ठीक है।
2022-23 अभी आपका होगा कब, जब 1 अप्रैल आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तब। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8 का हो गया आपका बी। चलिए 9th क्वेश्चन क्या बोला गया है, चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से बताया है। क्या बताया क्वेश्चन में, क्या बोला कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिगत परियोजना आया। देखिए हिंदी में समझना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा, इंग्लिश में मैंने आपको बताया भी था कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो देखिए मैंने 4 प्रकार के इनकम बताए थे। 4 प्रकार की इनकम क्या था भाई, एक था आपका नेशनल इनकम, ठीक है, एक था आपका प्राइवेट इनकम, एक था आपका पर्सनल इनकम और एक था आपका डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल इनकम में सरकार की आय, ठीक है, व्यक्ति की आय और कंपनी की आय होती है। प्राइवेट में सरकार की आय को हटा दिया जाता है, व्यक्ति की आय प्लस कंपनी की आय रखते हैं। पर्सनल इनकम में व्यक्ति की आय रखते हैं, कंपनी हटा देते हैं। और डिस्पोजेबल में व्यक्ति की आय आफ्टर टैक्स पेइंग, टैक्स देने के बाद जो है, यानी कि डिस्पोजेबल इनकम पूछा, यानी कि व्यक्ति का इनकम कब, टैक्स देने के बाद। चलिए तो ऑप्शन में क्या दिया गया, तो वही पूछा गया कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो किसके बराबर है। तो जो आपका अगर देख लिया जाए क्वेश्चन 9 का आंसर, जो व्यक्तिगत आय है यानी कि डिस्पोजेबल जो इनकम है, ठीक है, इसमें माइनस किया जा रहा है सॉरी व्यक्तिगत आय यानी कि जो पर्सनल इनकम है, ठीक है ना, तो पर्सनल इनकम में टैक्स यानी कि जो भी टैक्स देना है, यानी तो परिवारों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर और जो भी शुल्क जो है, ये सब देने के बाद माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है वो कहलाता है आपका डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो गया। समझ में आया कि नहीं भाई, ये ऑप्शन कैसे सही हुआ। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, जो व्यक्ति की जो पर्सनल इनकम है उसमें हम माइनस कर देते हैं जितना भी टैक्स हमने दिया है, कुछ फाइन दिया है, कुछ फी दिया है, उसके बाद जो इनकम बच रही है उसी को हम लोग डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं, ठीक है। निजी आय यानी क्या हो गया भाई, प्राइवेट इनकम में माइनस करना पड़ता है क्या, नहीं, प्राइवेट इनकम में तो माइनस करेंगे तो हमें पर्सनल इनकम मिलेगा, और निजी आय में कर माइनस करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। चलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 ये अब आप क्लास देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं क्लास देखे या आपने कहीं पढ़ा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा स्थानांतरण भुगतान निवल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता। देखिए स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर इनकम में, ठीक है ना, घरेलू उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, तो मैंने बताया था कि ये क्या होता है, अनप्रोडक्टिव नेचर की होती है, यानी कि गैर उत्पादन इसकी प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो भी आर्थिक क्रियाएं में इसका कोई भी योगदान नहीं होता है। तो ये सेंटेंस आपको याद रखना है, क्योंकि यही सेंटेंस से ही आपका मेन आपका यहाँ क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए यहां अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी कि उक्त भुगतानों की बराबरी करने के लिए वस्तु एवं सेवाओं में कोई तत्व संबंधित उत्पादन नहीं है, ठीक है ना, यही मेन है। मैंने अभी बताया था ये क्या होता है, अनप्रोडक्टिव नेचर की होती है, यानी कि गैर उत्पादन प्रवृत्ति की होती है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखा जाए भाई, बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के हमने क्वेश्चन कराए हैं, कोई वो हलवा वाला क्वेश्चन नहीं कराया भाई, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन करके जाइए, कंसेप्ट क्लियर रखिए जितना मैंने कराया है 3 क्लास अच्छे से, उसके बाद आपके हर क्वेश्चन बनेंगे। स्थानांतरण आय का क्या तात्पर्य है भाई, तो जो सेंटेंस अगर आप देखेंगे, जो आय आर्थिक क्रियाओं को प्रदर्शित नहीं होती है, इसी का तो मतलब है कि आर्थिक क्रियाओं में इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, यानी कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है ट्रांसफर इनकम में, है ना। तो यही तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 12वां सवाल क्या है, जीडीपी डिफ्लेक्टर। याद करिए जीडीपी डिफ्लेक्टर का फॉर्मूला, या अगर मैं, हाँ जीडीपी डिफ्लेक्टर तो मैंने आपको करा ही दिया था ना जी, हाँ बिल्कुल। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर कैसे निकलता है, चलिए मैं एक बार आपको करवा दूं। जो जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है, जो नॉमिनल जीडीपी होती है, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, रियल जीडीपी से, ठीक है। और इसका वैल्यू 1 होगा, ग्रेटर देन लेस देन 1। याद आ रहा ना ये सब चीज, ये सब मैंने कराया। तो क्वेश्चन क्या बोला गया आपको, अच्छा जीडीपी डिफ्लेक्टर के बारे में एक पॉइंट बताना भूल गया था, वो नोट्स में लिख दिया था। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट डिफ्लेक्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इम्प्लिसिट, इंग्लिश में याद रखिएगा, प्राइस डिफ्लेक्टर, ठीक है। और इसका एक किसका मेजरमेंट करता है, महंगाई का, यानी कि इन्फ्लेशन का। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन क्या बोला गया है, जीडीपी डिफ्लेक्टर के 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, कौन सही है। या मुद्रास्फीति का समग्र मापक, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोला गया कि चालू कीमतों में जीडीपी तथा स्थिर कीमतों में जीडीपी के अनुपात के रूप में निकाला जाता, बिल्कुल सही बात है ना। अभी मैंने बताया था जो चालू कीमतों में यानी कि नॉमिनल जीडीपी और आधार ईयर यानी कि रियल जीडीपी का ही रेशियो होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो 12 का क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा भाई। चलिए ये हो गया आपका 12 का सी, इसे हटा लिया जाए।
क्वेश्चन क्लियर रखेंगे ताकि आगे हमें बहुत काम देने में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये सब। देखिए अगला सवाल ही आ गया आपका कि इसमें ऑप्शन मैंने लिया कि जीडीपी डिफ्लेक्टर को क्या कहा जाता है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, अभी बताया भी हूँ आपको, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेक्टर। ठीक है, डिफ्लेक्टर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया इसीलिए, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेक्टर। ठीक है, अंतर्निहित मूल्य डिफ्लेक्टर कहते हैं। अब यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है। एक बार मैं आपका फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ, जो जो क्लास किए होंगे उनको याद होगा। चलिए देखिए, हमने आपको क्या बताया था, जो ग्रॉस होता है, ग्रॉस में अगर डिप्रेशिएशन माइनस कर देते हैं यानी नुकसान को माइनस कर देते हैं तो आप क्या निकाल लेते हैं, नेट इनकम निकाल लेते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फार्मूला में मैंने आपको क्या बताया था कि जो डोमेस्टिक इनकम होती है यानी कि घरेलू आय होती है, उसमें आप जो विदेशों के द्वारा यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड यानी विदेशों की आय को ऐड कर देते हैं तो आप नेशनल इनकम फाइंड आउट कर लेते हैं। और तीसरा तो बहुत आसान था कि फैक्टर कॉस्ट में जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते हैं तो हमें मिल जाती है मार्केट प्राइस, यानी कि बनाने वाली कॉस्ट, यानी कि कोर्स को मैंने 100 रुपये में बनाया है और टैक्स जीएसटी चार्ज 5 रुपये लगता है, तो मार्केट में यानी कि आपको एप्लीकेशन में जो फी दिखती है पेमेंट में समय 105, तो ये 5 रुपया जा तो रही है सरकार के पास, लेकिन ये मेरे को क्या बनाई है, मीडिएटर, यानी मेरा नाम लेकर के सरकार पैसा कमाती है, तो वो हो गया मार्केट प्राइस। चलिए क्लियर है भाई, यही फार्मूला है। यानी कि यहाँ मेन हमने बताया था कि ग्रॉस अगर डिप्रेशिएशन में माइनस करेंगे तो नेट मिलेगा, तो ग्रॉस नेट का संबंध डिप्रेशिएशन से है। डोमेस्टिक में विदेशों की इनकम का ऐड करेंगे तो नेशनल आ जाएगा, ये तो बहुत आसान हो गया। चलिए अब क्वेश्चन में आ जाते हैं हमें, तो क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 13 है ना, 14 क्वेश्चन बोला गया डिफरेंस बिटवीन जीडीपी और एनडीपी। अगर हम जीडीपी और एनडीपी का अगर डिफरेंस निकालते तो हमें क्या मिलता है, एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों के द्वारा जो आय हुआ है, इनकम हुआ है, डेप्रिसिएशन नुकसान या सूद मिलता है, या ग्रॉस यानी कि सकल हमें फाइंड आउट होती है। क्या मिलती है भाई, जीडीपी और एनडीपी का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो मैंने तरीका क्या बताया, जीडीपी और क्या बोला है, एनडीपी, इसका डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लेना है तो डी यानी डोमेस्टिक डोमेस्टिक कट गया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट कट गया, G4 क्या हो गया, ग्रॉस हो गया। ठीक है, और ग्रॉस में नेट माइनस कर दे तो देखिए अभी मैंने बताया ग्रॉस में अगर नेट माइनस कर दे, कहाँ गया भाई फॉर्मूला, भी मैंने आपको बताया था, ग्रॉस में देखिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो नेट होगा। तो अब यहाँ पे क्या किया, नेट को इधर ले आइए डिप्रे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, अब इतना मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया। तो क्या आया, ग्रॉस में नेट माइनस कर दीजिए, माइनस सब सही नहीं है, डिफरेंस होता है यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस लेते हैं क्योंकि ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव लेना हमें। तो ग्रॉस में नेट डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस होता है वो हमें क्या देता है, डेप्रिसिएशन यानी कि नुकसान मिलता है हमें। ठीक है, यानी डिप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लेते हैं। जीडीपी में अगर विदेशों की इनकम को हम माइनस कर दे, बताइए भाई, देखिए अगर डोमेस्टिक जो इनकम है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, समझिए अगर आपने समझा है क्लास को, तो उसमें विदेशों की इनकम को माइनस कर देते हैं भाई, तो क्या मिलेगा, याद करिए। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ही गलत कर दिया, ऐड करेंगे ना यहाँ पे, अगर ऐड कर देते हैं तो क्या मिलता है हमें, नेशनल इनकम मिलता है। क्या मिलता है हमें भाई, नेशनल इनकम मिलता है, यानी कि हम क्या लिखेंगे, NNP मिलता है। इसको कैसे बनाते हैं, तो GDP में क्या ऐड करना है भाई, NFIA ऐड करना है ना, क्या ऐड करना है, NFIA। अब ये NFIA कहाँ ऐड होगा भाई, डोमेस्टिक में ऐड होगा, यानी यहाँ पर ऐड होगा डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक के नीचे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे हम क्या मिल जाएगा, GNP मिल जाएगा ना भाई, GNP मिल जाएगा, NNP मैंने लिख दिया, क्या मिल जाएगा हमें, GNP मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं, अब वो समझ पा रहे होंगे जिन्होंने क्लासेस अच्छे से किए होंगे, अदरवाइज फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको समझने में, ये सारे क्वेश्चन फिर नहीं आएंगे आपको समझ में। ठीक है ना भाई, इस क्वेश्चन में एक्चुअली देखिए एनएनपी ही आएगा, और ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि यहाँ पे एनडीपी होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे गलती से एनडीपी ले लिया, जीडीपी ले लिया था, एनएनपी होगा। देखिए एनडीपी में यानी कि जो नेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, ठीक है भाई, नेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसमें विदेशों की इनकम को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, अब यहाँ पे एन कर दीजिए, तो यहाँ पे भी अब आपका क्या आ गया, एन आ गया एज इट इज़, ये एन का एन यहाँ उतर गया। डोमेस्टिक में विदेशों की इनकम को अगर ऐड कर देते हैं तो हमें नेशनल मिल जाता है इनकम, प्रोडक्ट को मैंने प्रोडक्ट लिख दिया। अब आप कहेंगे सर NFI को यहीं पे क्यों ऐड किया, पिछला क्लास मेरा देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए भाई, फैक्टर कॉस्ट यानी बनाने वाली कॉस्ट मेरी फी कोर्स में 100 रुपये लगे, और टैक्स को ऐड कर देते हैं यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देते तो हमें मिलता है मार्केट प्राइस। तो क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि NIT। ठीक है, चलिए भाई
यहाँ पे आ गया आपका आंसर NIT। क्वेश्चन 17, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन का मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन NNP मार्केट प्राइस और GNP फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, NNP और क्या है मार्केट प्राइस है, और क्या है भाई GNP और फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। देखिए नेट नेशनल कट गया, प्रोडक्ट कट गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या है, नेट है और ग्रॉस है, और यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो नेट और ग्रॉस का डिफरेंस क्या देता है, याद करिए, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस, नेट और ग्रॉस का डिफरेंस क्या देता है हमें, डिप्रेशिएशन मिलता है। तो इससे हमें क्या मिल गया, डिप्रेशिएशन। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या देगा भाई, जो टैक्स लिया गया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स देता है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें डिप्रेशिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है, ठीक है। चलिए सही आंसर हमने निकाल लिया इसका भी, जो भी ऑप्शन जहाँ पे ये दिखेगा आपको उसको टिक करके आ जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है, एक अंतिम लास्ट क्वेश्चन है अब आपका, कि डिफरेंस बिटवीन GDP, ठीक है, GDP और मार्केट प्राइस दिया गया MP, और GNP MP, इसके बीच का डिफरेंस। तो MP से MP कट गया, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट कट गया, ग्रॉस से ग्रॉस कट गया। तो डोमेस्टिक और GNP में क्या है भाई, ये N क्या है पहले हमें बताइए। ये आपका डोमेस्टिक है, तो डोमेस्टिक में ये आपका नेशनल आएगा, और डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या देता है बताइए, विदेशों से आई, यानी कि विदेशों से आपने जो कमाया, यानी कि NFIA, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, NFIA, ठीक है। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो भाई आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, सिंपल सी बात है, NFI है। मैंने बहुत अच्छे से पार्ट 4 में 40 मिनट की क्लास लेके आपको पूरा समझाया था भाई, ठीक है। इस फॉर्मूला को मैंने आपको समझाया था, एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो नए स्टूडेंट है जिनको नहीं भी पता होगा। तो देखिए, जो ग्रॉस वैल्यू होती है ना, उसमें अगर हम लोग डेप्रेशिएशन माइनस करते हैं तो हमें नेट इनकम निकल जाती है, और जो डोमेस्टिक इनकम जो होती है उसमें अगर हम विदेशों की इनकम को ऐड करते हैं तो हमें नेशनल इनकम मिल जाती है, ठीक है। एन से रिप्रेजेंट करेंगे, नेट को भी एन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद मैंने बताया कि जो बनाने में किया गया खर्च है, जो नेट टैक्स शुल्क फाइन वगैरह सब कुछ जोड़ने के बाद हमें मिलता है मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या मिलेगा भाई, तो ग्रॉस जी, नेट को इधर ले आइए तो ये डिप्रिसिएशन इधर चल जाएगा, तो डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उसी प्रकार डोमेस्टिक में क्या ऐड करेंगे तो नेशनल मिल जाएगा इनकम, तो NFI। तो अगर मैं बोल दूं कि डोमेस्टिक का और नेशनल का डिफरेंस, तो नेशनल को इधर ले आए तो इधर क्या आ जाएगा भाई, विदेशों की इनकम। या फिर अब ऐसा समझिए, बोलेंगे तो माइनस होगा, माइनस नहीं है भाई, यहाँ डिफरेंस होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। तो भाई देखिए, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस यानी इधर आ गया तो हमें क्या मिला, विदेशी इनकम। तो माइनस नहीं लेना क्योंकि डिफरेंस की यहाँ पे बात होती है, मैंने क्लासेस में बता रखा, ठीक है। तो चलिए भाई, ये आपके टोल में 18 क्वेश्चन थे, शानदार क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए हैं आपको। तो अब आपका नेशनल इनकम के आपके कहीं से भी कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, सवाल बनेंगे, नोट्स आपका पड़ा हुआ है एप्लीकेशन में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आज का लेक्चर वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।